काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना सामने आई है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बंगड्डा रोड स्थित सृष्टि पैलेस की। यहां रहने वाले निगम कर्मी जितेंद्र चौहान के घर पर रात 2 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई, जो दूसरी मंजिल पर लगी खिड़की में। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, जिसकी जानकारी जितेंद्र ने पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत सीएसपी जयंत राठौर मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है जितेंद्र चौहान एक जानलेवा हमले के मामले में गवाह है, जिसे गवाही नहीं देने के लिए पिछले दिनों धमकी भी मिली थी। इस वारदात को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, किस तरह की घटना सर अभी सामने आई है? ये जितेंद्र चौहान है, सृष्टि पैलेस में रहते हैं। इनके द्वारा अभी 100 नंबर पे सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ किसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। उसी बात को लेके यहाँ जांच की जा रही है। इनकी खिड़की का एक कांच टूटा है, थोड़ा टूटा है, उसमें इनके द्वारा एक बुलेट दी गई है और इनके द्वारा बताया गया है कि रात को 1 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने फायर किया है। सर, कितने फायर हुए हैं सर अभी तक? एक सिंगल फायर। एक गोली चलने का इनके द्वारा बताया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। कोरोना काल में जहां आम जनता पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त है, ऐसे में इंदौर नगर निगम द्वारा कई तरह के करों में 2 गुना बढ़ोतरी की गई, जिसका विरोध इंदौर में लगातार जारी है। जब भाजपा के कई नेता इस विरोध में खड़े नजर आए, तो वहीं कांग्रेस भी जन जागरण यात्रा निकालकर नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में शव यात्रा तक निकाली। इंदौर नगर निगम की टैक्स विरोध में एक तरफ कांग्रेस द्वारा जन जागरण रैली निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता द्वारा निगम की शव यात्रा निकाली जा रही है। इंदौर के वार्ड 44 जगजीवन रामनगर से पाटनीपुरा चौराहा मालवा मिल से निकलकर मालवा मिल चौराहे पर यात्रा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शव यात्रा निकाली जा रही है, क्या है? नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी ये संयुक्त रूप से इस प्रकार के पर्याय बन चुके हैं कि जनता एक दोहन इनके लिए हो चुकी है। चाहे जितना भी दोहन करें, इनसे जो निकल सकता है, जितना निकाल सकते हैं निकालो। निरंतर पिछले 1 वर्ष से और उसके पूर्व जो 15 वर्षों से जो नगर निगम में अटैचमेंट चल रहा है जनता का, उसको 2018 में जिस प्रकार से उखाड़ के फेंका था, आज उन्होंने
जालसाजी करके जिस प्रकार की सरकार आज बना के और पुनः जनता को जो एक टॉनिक लगाने का काम चल रहा है, इंजेक्शन लगाने का काम चल रहा है महंगाई का, वो निरंतर जारी है। उसी के पर्याय में आज इनके द्वारा जो कल टैक्स लगाया गया है 200 रुपये 400 रुपये की वसूली है, जो ये हम समझ सकते हैं कि जनता इस मार को कैसे सहन कर सकती है। ये जनता के दुख और दर्द की बात है, जिसके फलस्वरूप आज संजय शुक्ला जी के माध्यम से एक यात्रा, जन जागरण यात्रा इसके विरोध में निकाली जा रही है बाणगंगा से। हमारे द्वारा आज इसके विरोध स्वरूप नगर निगम को, जिसको हम नरक निगम बोल के, इसकी एक शव यात्रा हमारे द्वारा हमारे वार्ड क्रमांक 44 की जनता की ओर से एक यात्रा निकाल के और इसका विरोध हम प्रदेश की सरकार को दिखाना चाहते हैं कि तुरंत ही ये कर की वापसी हो और जनता के हित में फैसला। आपका नाम? पिंटू मिश्रा, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इंदौर नगर निगम की टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है। संपत्ति कर के साथ ही जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क में की गई वृद्धि के साथ ही सीवरेज का नया टैक्स लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस ने इस दौरान जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान के तहत कांग्रेस के सारे नेता एक साथ जनता के बीच पहुंचे और निगम के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी और विधायक शुक्ला ने प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि जनता को लूटने के लिए सरकार ने मनमाना टैक्स लादा है। किसी देश में आज तक 100% टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन इंदौर के तानाशाहों ने ऐसा करके दिखा दिया। भाजपा सरकार पर हमला बोलने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर नजर आए। इंदौर में कई स्थानों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया। देश के किसी भी संस्था में, पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, विधानसभा में, लोकसभा में, किसी भी देश की सर्वोच्च संस्था ने 100% टैक्स कभी नहीं बढ़ाया। ये नगर निगम अंधे कानून की तरह एक कानून लेके आई जिसमें कोरोना काल में और यातना देना और परेशानी करना और लोगों को दुख में और दर्द देना, घाव पे नमक छिड़कने जैसा 100% टैक्स, जहाँ 400 था 800 किया, 500 था 1000 किया, ये आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है जन जागृति का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों को आग्रह करेंगे सोशल मीडिया से चुराए चुराए खड़े होकर एक सांकेतिक कम भीड़ से कि लोग जागें और इस भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना इसका विरोध करें और किसी प्रकार का कोई टैक्स न भरे, इसका असहयोग कांग्रेस पार्टी करेगी। हम खुद भी नहीं भरेंगे और किसी को भरने भी नहीं देंगे। आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। अगर टैक्स नहीं भरा जाता है तो फिर नगर निगम द्वारा तो लड़ेंगे। वो जहाँ जहाँ टैक्स को लेकर इस तरह की वारदात होगी वहाँ कांग्रेस का सिपाही खड़ा मिलेगा। पटवारी जी हो गया। पटवारी जी, अगर अब तो बीजेपी के लोग भी आप लोगों के साथ में आ गए। बिल्कुल, उनसे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उनका स्वागत है। हम उनके नेतृत्व में इनका विरोध करना चाहते हैं। जो बीजेपी के लोग इसका विरोध करते हैं, सांसद, विधायक, पुराने महापौर, जो भी, हम उनके साथ इसका विरोध करना चाहते हैं। आप भी पार्टी बोर्ड को अपने साथ में लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हम जनप्रतिनिधि, हम तो इंदौर संसद जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले वो हमारे साथ में आना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है और हिंदुस्तान में उनका नंबर 1 जिताया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आए और हमारा साथ दे। ये तो झूठी वाई लूटते ना रहे, पेपर में ज्ञापन मत ना दें। बताएं आज का प्रदर्शन का क्या मूल? देखिए, जनता के सम्मान में जो जनता के ऊपर जो ये टैक्स 2.5 गुना टैक्स बढ़ाया गया है, उसके स्वरूप आज हम सभी हमारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ रूप में हम एक गाड़ी के अंदर बैठकर इंदौर जन जागरण का अभियान चलाएंगे, जिससे आम जनता को यह मालूम पड़े कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो उनके अधिकारी सब मिलकर जो जनता पर जो भार कराए उसका पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, भाई, जो भले वो मतलब ड्रेनेज के नाम पे हो या स्मार्ट सिटी के नाम पे हो या कचरे के नाम पे, जो अरबों रुपए खरबों रुपए जो बर्बाद कर रहा है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो टैक्स लगा है इसको हम नहीं देने देंगे, क्योंकि आम जनता बेचारे पहले से कोरोना की महामारी में बहुत परेशान है। और हम आज निवेदन करते हैं, कभी हमारी सरकार बनती है नगर निगम के अंदर तो ये टैक्स हम वापस लेंगे। और आम जनता से निवेदन करते हैं कि आप ये टैक्स ना भरें, क्योंकि ये टैक्स हम
3-4 महीने हमारी सरकार बनने वाली, जब तक आपको टैक्स न भरे हम जनता के साथ में, जैसे हमारी सरकार बनेगी, नगर परिषद बनेगी तो हम इसको वापस कराएंगे। इंदौर में नगरीय निकाय टैक्स में बढ़ोतरी स्थगित। मंत्री तुलसी सिलावट ने रेजिडेंसी कोठी पर की घोषणा। सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी मौजूद थे। सिलावट बोले, मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद स्थगित हुई है टैक्स बढ़ोतरी। नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्सों की वृद्धि को फिलहाल अभी स्थगित कर दिया है। प्रेसिडेंसी पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों को जानकारी दी थी। फिलहाल नगर निगम द्वारा जो टैक्स बढ़ाया गया था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार की कोरोना के बाद में भी सरकार संवेदनशील इसलिए तुरंत स्थगित कर दिया, ये आपके संज्ञान में इसीलिए तो बोल रहे हैं इतनी गंभीर है सरकार। कल आपने बोला लागू कहाँ करने पाए, कल ही तो हमने भी देखा, आपने भी, सबने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किसी विचारधारा में सबने निरंतर बात की। सुबह गौरव जी ने बात की, शंकर जी ने बात की, मुख्यमंत्री से भाभी ने की सुबह बात, आपने बात की, मैंने बात की, उमेश जी ने की, राजेश सोनकर जी ने, मधु भैया, मनोज जी ने, सबने मिलकर बात की, रमेश जी ने भी, सबने जो बोला, तो उसी की भावना को देखते कि इंदौर के। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि को भी अखबार के माध्यम से पता चलता है, आप लोगों के संज्ञान में ये चीजें क्यों नहीं आती, जबकि विधायक देखो पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है। नहीं देखो तो सुनो मेरी बात सुनो, इसीलिए सब स्थगित हो गया है। ये बहुत, कल भी मैंने कहा था कि इस गंभीरता से विचार किया जा रहा है, आपको याद होगा सर। स्थगित हुआ है, अभी स्थगित हो गया है, अभी रद्द हुआ है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वो विचार पूरी सरकार कर रही है, पूरे जन सांसद जी से लेकर पूरे विधायक, पूर्व विधायक, रद्द किया गया, रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। एक बात बताएं, थोड़ा सा समझाएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अर्थनीति को लेके कुछ चीज़ें समझ के बाहर की हो रही है। कल हमारी वित्त मंत्री एक फैसला लेती है, सुबह वापस लेना पड़ता है। कौन से मंत्री फैसला लिया? निर्मला सीतारमण जी ने कल एक फैसला लिया केंद्र सरकार ने। देखो केंद्र की बात, अभी अपन मध्य प्रदेश की बात करें, अपने विषय से समय मत हटो, अभी इस विषय पे करें। और दूसरा, नजीराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज हो रहे परेशान। कई मरीज सुबह से आकर बैठे हैं, 3-3 डॉक्टर होने के बावजूद भी एक भी डॉक्टर नहीं है उपस्थित। दूर दराज से आए मरीज भटक रहे हैं, इधर से उधर इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। नजीराबाद से 10 किलोमीटर दूर सुराना गांव से आए पर्वत सिंह गुर्जर अपनी पत्नी को लेकर आज सुबह से कह रहा है डॉक्टरों का इंतजार। डिलीवरी के लिए आई महिला काफी देर से हो रही परेशान। सुबह 8 बजे से आई महिला और 11 बजे तक नहीं आए कोई भी डॉक्टर मरीज को लेकर आए। नजीराबाद निवासी फराज खान ने बताया, मैं सुबह से भटक रहा हूँ, कोई डॉक्टर नहीं आया। अभी तक करोड़ों की बिल्डिंग चपरासियों के हवाले। दादा आप कौन से गांव से? सुराने से आए थे। सुराने से। क्या नाम है आपका? पर्वत सिंह। काय के लिए आए हैं? डिलीवरी चक्कर है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? कम से कम 2 घंटा हो गए। कोई डॉक्टर मैडम आई? कोई मैडम आई, डॉक्टर आए सर, ना कोई सुनवाई हो रही, ना कोई कुछ कह रहा है कि यहाँ बैठते हैं। कोई नहीं है यहाँ पर? हाँ। डॉक्टर भी नहीं है ना मैडम है? ना मैडम है ना डॉक्टर है, ना कोई बोलते नहीं चाहते। अभी टाइम क्या हो रहा भाई? 11 बज रही है। अभी यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आया? कोई स्टाफ नहीं। पेशेंट कहाँ है आपका? डिलीवरी पेशेंट यही है। यही है अंदर? कोई नहीं देख रहा? कोई नहीं देख रहा। शहर में कोविड-19 समस्या को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 44 के समस्त नागरिकों की सुविधा हेतु कोविड टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया। इस टीकाकरण केंद्र में कोविड की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है एवं कोविड निःशुल्क जांच भी की जा रही है। योग शिविर तब तक चलेगा जब तक कि वार्ड की समस्त जनता को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। ये जानकारी वार्ड के बीजेपी के पूर्व पार्षद रूपेश देवलिया ने दी। इस अवसर पर विधायक महेंद्र हाडिया, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे एवं मंडल अध्यक्ष अमित रघुवंशी मौजूद रहे। और ये जांच भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ और हर वार्ड में भी किया जा रहा है। देखिए, जो कोविड की बढ़ती हुई समस्या हम लोग देख रहे हैं, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में ये महामारी तेज़ी से फैल रही है। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया है, निसंदेह वो बहुत अच्छा है, अनुकरणीय है। हमारे वार्ड क्रमांक 44 में भी आज से टीकाकरण का निःशुल्क कार्य प्रारंभ हुआ है। वार्ड के प्रत्येक बूथ और प्रत्येक नागरिक
45 वर्ष से ऊपर हैं और उनका आज से निःशुल्क टीकाकरण वार्ड में शुरू किया गया है। ये लगातार जब तक वार्ड के जितने 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको लग नहीं जाता, ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। अभी रुपये से कितने क्या वैक्सीनेशन हो चुके हैं और शाम तक कितने क्या होने के? देखिए, प्रतिदिन इस वैक्सीनेशन सेंटर पे 200 से 250 का लक्ष्य है। अभी तक तकरीबन 60 के करीब पंजीयन हो चुका है और बाकी लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि शाम को 4:30 बजे तक 250 लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा। यहाँ पे कोरोना की भी जांच की जा रही है? यहाँ पर हमने निःशुल्क कोरोना की जांच का भी कैंप लगा रखा, उसमें भी लोग जांच करवा रहे हैं ताकि अगर कोई पॉजिटिव या संदिग्ध रहता है तो समय रहते उसका इलाज हो जाए और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ना करे और वो भी सुरक्षित रहे, साथ ही उसका परिवार भी सुरक्षित रहे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहे। आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं मेरे माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि लोगों को ये छुपाना नहीं चाहिए। जब सरकार और सारे लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर पर अगर हमें कोई ऐसा लक्षण दिखता है कि जिसमें हमको ये लगता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या हो सकते हैं तो तुरंत जाकर जांच करवाएं और जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं वो लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। इसका वाकई में बहुत लाभ है। मैं समझता हूं कि सभी नागरिकों का आगे आकर इसमें लाभ लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपका? रुपेश देवलिया, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 44। देवरी कला, केसली, धर्म और आस्था के केंद्र मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी कानून की दहलीज पर न्याय पाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धार्मिक स्थलों, उनकी जमीन संपत्ति पर उनके ही रखवाले अब डाका डालने का काम कर रहे हैं। आस्था के केंद्र मंदिर से जुड़ा हुआ मामला सागर जिले के केसली विकासखंड के ग्राम पटना बाबा का है। वर्षों पूर्व एक मंदिर ग्रामीणों द्वारा स्थापित किया गया था जो श्री देव रघुनाथ जी बांके मंदिर मौजा पटना बाबा के नाम से स्थापित है, जिससे ग्रामीणों के बताए अनुसार मंदिर के लिए ग्रामीणों के पूर्वजों द्वारा विगत वर्षों पूर्व जमीन दान में दी गई थी। उक्त मंदिर और जमीन की समस्त जिम्मेदारी मंदिर पर पूजा पाठ करने के लिए रखे गए महत्तमकार को जवाबदारी सौंपी गई थी, जिस पर मंदिर के पुजारी द्वारा ही देखरेख, आय व्यय की जिम्मेदारी उठाई जा रही थी। ग्रामीणों ने बताया उक्त मंदिर के पूर्व महत्तमकार स्वर्गीय प्रेम नारायण तिवारी थे, जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके पुत्र ओम प्रकाश के द्वारा जालसाजी कर उक्त मंदिर को एवं मंदिर की जमीन को निजी भूमि बताकर फौती उठाई गई और उनके एवं परिवार के नाम दर्ज करवा लिए गए। इस मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तब ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर केसली और देवरी एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देकर उक्त मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अजय पटेल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पटना बाबा। अच्छा, आज जो एसडीएम कार्यालय आके आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ये किस संबंध में दिया है? सर, ये ज्ञापन इस संबंध में दिया है क्योंकि ग्राम पटना बाबा में जो मंदिर है इसमें बहुत साल पहले ये निजी भूमि थी। कुछ लोगों ने हमारे गांव के मंदिर के दान कर दी क्योंकि जो मंदिर का प्रबंधन होता रहे, गरीब बच्चे हैं उनके ब्याह में पैसा देते रहे। लेकिन एक पुजारी थी जिनका नाम अभी वर्तमान में स्वर्गवास भी हो गया है, प्रेम नारायण थी, तो उनकी फौती उठने की जगह उनके पुत्र का केवल एक का नाम आना चाहिए था, लेकिन उनने भेदभावपूर्ण और छल कपट के लेके पूरे परिवार को अपने नाम चढ़वा लिए हैं। इसी संबंध में आज समस्त ग्रामवासी ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि एक समिति बनाई जाए और मंदिर का पूरा प्रबंधन समिति के नाम कर दिया जाए। अच्छा, ये आप लोग की यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आगे भी आप लोगों ने कुछ सोचा है? बिल्कुल सर, हम लोग सोच रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, बहुत दिन से भी हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग धरना भी कर सकते हैं और अनिश्चितकाल धरना करेंगे। आपका? हमारा मूरत सिंह। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? पटना बाबा के। अच्छा, आप पटना बाबा में किस पद पे हैं? सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, आज जो आप ग्रामीणों के साथ आए हैं एसडीएम कार्यालय, ठीक है, संबंध में आए हैं ज्ञापन देने? संबंध में आए हैं। ये गांव वालों ने, हमारे दादा परदादा लोगों ने जमीन लगाई थी, कुछ जमीन मंदिर की थी, तो प्रेम नारायण तिवारी है, इनको पूजा करने के लिए पुजारी ने किया था दादा परदादा ने। उनका स्वर्गवास होने के बाद में उनके लड़का बच्चों ने, जो वर्तमान में पंचायत सचिव हैं, ओम प्रकाश तिवारी, और इसमें तो सर हमारे ख्याल से ऐसा होता है कि सचिव के लिए कोई पदभार नहीं होता है, सचिव होता है। वो महत्तमकार बनने की लालसा में ज़मीन हड़पने की, वो पूरी ज़मीन उन्होंने अपने पैतृक बना के उसको करवा लिया है। इसी विषय में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को 2 बार दिया, इसके बाद में भी अगर सुनवाई नहीं होगी
तो पूरे गांव के धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर के यहाँ जाएंगे। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और बेरुखी के चलते राजधानी भोपाल के बरी छीड़खेड़ा गांव के आधा सैकड़ा किसान वर्ष 2018-19 की फसल बीमा की राशि से महरूम हो गए। यह किसान पिछले कई सालों से फसल बीमा की राशि का प्रीमियम जमा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बीमा मिलने की बारी आई तो उन्हें पता चला कि उनके गाँव का नाम ही बीमा राशि सूची में नहीं है। मालूमात करने पर पता चला बीमा कंपनी की सूची में इनका गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जोड़ दिया गया है और बीमा कंपनी हलके के हिसाब से बीमा की राशि का भुगतान करती, क्योंकि इनके गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया था, इसलिए कंपनी ने इनको बीमा का भुगतान नहीं किया। गांव के जागरूक उन्नत किसान करने वाले किसान कुबेर सिंह गुर्जर ने अपने और अपने गांव के लोगों के साथ हुई इस बेरुखी की बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, कलेक्टर भोपाल अविनाश लावानिया और कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक विष्णु खत्री ने भी कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा, साथ ही विधानसभा में भी इसका सवाल उठाया। इसके बाद कलेक्टर भोपाल और कृषि विभाग के संचालक के बीच पत्राचार हुआ, जिससे जानकारी सामने आई राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से बरी छीड़खेड़ा गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया, जिससे उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में कृषि विभाग के संचालक ने कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखकर इस बात को स्वीकार किया कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों का फसल बीमा नहीं मिला और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हल्का सूची गजट नोटिफिकेशन में जारी होती है, जिसके आधार पर बीमा कंपनी बीमा देती है। गजट नोटिफिकेशन में बरी छीड़खेड़ा का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया, जिसकी वजह से इनको बीमा नहीं मिला। अब बड़े अधिकारी इस मामले में छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कार्रवाई से इन किसानों को क्या लाभ होगा। इनको तो इनकी फसल का बीमा चाहिए, जिसका प्रीमियम हर साल भर रहे, लेकिन इनको अपनी फसल की बीमा राशि नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। नाम है और कहाँ पे रहते हैं? मैं बर्री छीड़खेड़ा का किसान कुबेर सिंह गुर्जर वहीं निवास करता हूँ। बेरसिया के पास एक गांव है हमारा, हल्का नंबर 69 बर्री छीड़खेड़ा। क्या मामला है, क्या हुआ था? जो हमने जब 2019 का बीमा सरकार ने हमारे सभी किसानों को बेरसिया में दिया, तो हमने देखा कि हमारा बर्री छीड़खेड़ा गाँव का बीमा नहीं आया है। तो हमने पता किया तो पता लगा बीमा कंपनी ये कह रही है कि बीमा हल्का नंबर 69 का बना है, लेकिन 69 नंबर हल्के में बर्री छीड़खेड़ा गांव का नाम ही नहीं है। तो हमने पता किया कहाँ है, तो बर्री छीड़खेड़ा गांव का नाम जो है खजूरिया रामदास हल्के में जोड़ दिया गया है, और बर्री छीड़खेड़ा में बिराश्याम खेड़ी गाँव हल्के का नाम बिराश्याम खेड़ी में जोड़ दिया गया है। तो ऐसे 4 गाँव का जो हल्का जो प्रकाशन होता है गजट नोटिफिकेशन में, 4 गाँव का जो है गलत जगह छपने के कारण और किसानों को बीमा नहीं मिला है। हमने इसके लिए शिकायत की विधायक जी से, विधायक जी ने कलेक्टर को की, कलेक्टर ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को ये कहा कि इसकी त्रुटि सुधार किया जाए। तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना ये है कि किसानों को जो बीमा नहीं मिला है उसमें जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है वो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी गलती के कारण जो बजट नोटिफिकेशन में गलत हुआ उसके कारण बीमा नहीं मिल पाया है। तो अब जो अधिकारियों को उन्होंने कहा है, अधिकारियों को इसके अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, घोर लापरवाही है। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई होने से किसानों का जो नुकसान हुआ है, बीमा नहीं मिला है 2018-19 की फसल क्षति का जो वैलिड था, जो सरकार ने माना कि क्षति हुई है, बीमा कंपनी ने माना कि ये बीमा किसानों को मिलना चाहिए और उनका पैसा भी सैंक्शन है, लेकिन केवल गजट नोटिफिकेशन की गलती के कारण जो किसानों को बीमा नहीं मिला है उसके लिए किसान का जो जिम्मेदार है वो किसान को इसका बीमा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और बेरुखी के चलते राजधानी भोपाल के बरी छीड़खेड़ा गांव के आधा सैकड़ा किसान वर्ष 2018-19 की फसल बीमा की राशि से महरूम हो गए। यह किसान पिछले कई सालों से फसल बीमा की राशि का प्रीमियम जमा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बीमा मिलने की बारी आई तो उन्हें पता चला कि उनके गाँव का नाम ही बीमा राशि सूची में नहीं है। मालूमात करने पर पता चला बीमा कंपनी की सूची में इनका गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जोड़ दिया गया है और बीमा कंपनी हलके के हिसाब से बीमा की राशि का भुगतान करती, क्योंकि इनके गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया था, इसलिए कंपनी ने इनको बीमा का भुगतान नहीं किया।
गांव के जागरूक उन्नत किसान करने वाले किसान कुबेर सिंह गुर्जर ने अपने और अपने गांव के लोगों के साथ हुई इस बेरुखी की पैरसिया विधायक विष्णु खत्री, कलेक्टर भोपाल अविनाश लावानिया और कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक विष्णु खत्री ने भी कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा, साथ ही विधानसभा में भी इसका सवाल उठाया। इसके बाद कलेक्टर भोपाल और कृषि विभाग के संचालक के बीच पत्राचार हुआ, जिससे जानकारी सामने आई राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से बरी छीड़खेड़ा गांव का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया, जिससे उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में कृषि विभाग के संचालक ने कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखकर इस बात को स्वीकार किया कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों का फसल बीमा नहीं मिला और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हल्का सूची गजट नोटिफिकेशन में जारी होती है, जिसके आधार पर बीमा कंपनी बीमा देती है। गजट नोटिफिकेशन में बरी छीड़खेड़ा का नाम किसी दूसरे हलके में जुड़ गया, जिसकी वजह से इनको बीमा नहीं मिला। अब बड़े अधिकारी इस मामले में छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कार्रवाई से इन किसानों को क्या लाभ होगा। इनको तो इनकी फसल का बीमा चाहिए, जिसका प्रीमियम हर साल भर रहे, लेकिन इनको अपनी फसल की बीमा राशि नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। नाम है और कहाँ पे रहते हैं? मैं बर्री छीरखेड़ा का किसान कुबेर सिंह गुर्जर वहीं निवास करता हूँ। बेरसिया के पास एक गांव है हमारा, हल्का नंबर 69 बर्री छीरखेड़ा। क्या मामला है, क्या हुआ था जो? हमने जब 2019 का बीमा सरकार ने हमारे सभी किसानों को बेरसिया में दिया, तो हमने देखा कि हमारा बर्री छीरखेड़ा गाँव का बीमा नहीं आया है। तो हमने पता किया, तो पता लगा बीमा कंपनी ये कह रही है कि बीमा हल्का नंबर 69 का बना है, लेकिन 69 नंबर हल्के में बर्री छीरखेड़ा गांव का नाम ही नहीं है। तो हमने पता किया कहाँ है, तो बर्री छीरखेड़ा गांव का नाम जो है खजूरिया रामदास हल्के में जोड़ दिया गया है, और बर्री छीरखेड़ा में बिरा श्याम खेड़ी गाँव हल्के का नाम बिरा श्याम खेड़ी में जोड़ दिया गया है। तो ऐसे 4 गाँव का जो हल्का जो प्रकाशन होता है गजट नोटिफिकेशन में, 4 गाँव का जो है गलत जगह छपने के कारण और किसानों को बीमा नहीं मिला है। हमने इसके लिए शिकायत की विधायक जी से, विधायक जी ने कलेक्टर को की, कलेक्टर ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को ये कहा कि इसकी त्रुटि सुधार किया जाए। तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना ये है कि किसानों को जो बीमा नहीं मिला है, उसमें जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है वो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी गलती के कारण जो बजट नोटिफिकेशन में गलत हुआ उसके कारण बीमा नहीं मिल पाया है। तो अब जो अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को इसके अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, घोर लापरवाही है। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई होने से किसानों का जो नुकसान हुआ है, बीमा नहीं मिला है 2018-19 की फसल क्षति का जो वैलिड था, जो सरकार ने माना कि क्षति हुई है, बीमा कंपनी ने माना कि ये बीमा किसानों को मिलना चाहिए और उनका पैसा भी सैंक्शन है, लेकिन केवल गजट नोटिफिकेशन की गलती के कारण जो किसानों को बीमा नहीं मिला है, उसके लिए किसान का जो जिम्मेदार है, वो किसान को इसका बीमा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपए प्रति वर्ष कल्याण निधि देने के बाद अब शिवराज सरकार सम्मान कार्ड देने जा रही है। इस कार्ड से किसान मंडियों में बनाए जाने वाले बाजार से खरीदी कर सकेंगे। ये कार्ड किसानों के सभी बैंक खातों, आधार नंबर से लिंक होंगे। बताया जा रहा है नए वित्तीय वर्ष से कार्ड देने की शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही कुछ मंडियों में बाजार भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है, बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए पारदर्शिता के साथ काम करती है। इसके तहत किसान आगे कदम बढ़ाते हुए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रहे हैं। किसानों की आवश्यकताएं और उनके सही तथ्य सरकार के पास होंगे, तभी उन्हें समृद्ध किया जा सकता है। साथ ही इस कार्ड का फायदा सही किसानों को मिलेगा, गड़बड़ी करने वाले किसानों को नहीं। कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो लगता है आपको कि सक्सेस होगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, पारदर्शिता में विश्वास करती हैं, उसी के तहत एक आगे कदम बढ़ाते हुए हम लोग इस किसान स्मार्ट कार्ड को लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज किसानों की जो आवश्यकता है और उनके जो सही तथ्य हैं वो सरकार के पास होने चाहिए, तभी जो है उनको उन्नति दिया जा सकता है, उनकी उन्नति में विकास में मदद की जा सकती है। सरकार जो है किसी भी तरीके से उनकी चाहे सॉइल की बात करें, चाहे उनके रिकॉर्ड्स की बात करें, चाहे बीज खाद की बात हो या उनको अन्य प्रावधान यदि सरकार को उपलब्ध कराने हों, तो निश्चित रूप से ऐसे जो कार्ड होंगे, जो स्मार्ट कार्ड होंगे, वो अपने आप में बहुत उपयोगी साबित होंगे। हमारा यही मानना है कि इस पूरे माध्यम से कहीं ना कहीं जो गलत तरह के किसान इसका लाभ उठा लेते थे, कई लोग जो है मृतक रहते थे, जानकारी नहीं होती थी, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते थे उन अकाउंट्स का,
उनको भी सामने पूरी पारदर्शिता से आएंगे और ऐसे में लाभ कहीं ना कहीं जो सही लोग होंगे उनको मिलेगा। इंदौर में विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने पहल करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह इसके बाद सिख समाज द्वारा जॉयथराम हॉस्पिटल के निकट गुरु अमरदास हॉल में आयोजित टीकाकरण शिविर में भी पहुंचे। यहां टीकाकरण कराने आए लोगों से चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। सांसद और कलेक्टर की उपस्थिति में रिंकू भाटिया ने सबसे पहले अपना टीकाकरण कराया। उन्होंने संदेश दिया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और हर एक नागरिक को यह जरूर लगवाना चाहिए। जिस प्रकार संख्या लगातार कोविड के पेशेंट की बढ़ रही है, अब इसका एक ही समाधान है कि वैक्सीनेशन इसके माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं। तो जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर को लेकर चिंतित हैं, उसमें हमने सबने ये निर्णय लिया कि हम इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर शहर में 175 स्थानों पर शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 100 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुए हैं। तो 350 वैक्सीनेशन सेंटर इंदौर ज़िले में हुए हैं लगभग, जो कि संभवतः पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हैं। अब हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है कि वैक्सीनेशन सेंटर तो खुल गए हैं, लोगों को प्रेरित करें कि उनको वैक्सीन लगाने के लिए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिख समाज ने गुरु अमरदास हॉल जो जॉयथराम रोड पर हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। और वो समाज को गाड़ी घुमाकर संदेश देकर सोशल मीडिया पे पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाएं और इससे छुटकारा पाएँ। और इसी प्रकार का हम अन्य समाजों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करें और उसमें जो प्रशासनिक सहयोग की वो हम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, ये हमारा सबसे निवेदन है। पास में जॉयथराम हॉस्पिटल है, वहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है। 175 लगभग से स्थान है जहाँ वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। बोल देना जॉयथराम। बताएं, ये जो अभी खालसा कॉलेज का जो मामला चल रहा था, वहाँ पर किस तरह से क्या निर्णय हुआ है और किस तरह से सिख समाज इसको एक मतलब खुशी की बात है कि वहाँ पर कब्जा हटा है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 22 सालों से खालसा एजुकेशन सोसाइटी, खालसा कॉलेज, खालसा स्कूल पर भू माफिया बॉबी छाबड़ा का कब्जा है। तकरीबन पिछले 8 साल से जब मैं अध्यक्ष बन के आया हूँ और इसकी लड़ाई हम लोगों ने मुहिम चालू करी है और आज शासन प्रशासन ने उस पर जाँच के आदेश दिए हैं। हमारा शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि उसके ऊपर रिसीवर बैठाकर और चुनाव कराए जाएं, समाज के अच्छे लोग आगे आएं और एजुकेशन सोसाइटी और स्कूल को संचालित करें। परंतु ये रिसीवर बैठाने की जगह जांच होगी। अब जांच किस तरह होती है, उसमें किसको इन्वॉल्व किया जाता है, किस बिंदु पे जांच होती है, वो एक सोच का विषय है कि किस तरह की जांच संपूर्ण होती है। किस तरह से पूरा समाज इस मामले में एकजुट है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज तो सब भूमाफिया बॉबी छाबड़ा के खिलाफ है और वो खालसा कॉलेज की निजात चाहते हैं, क्योंकि आज कॉलेज स्कूल बंद पड़ा है। पिछले कई सालों से कॉलेज बंद पड़ा है और हालत बहुत ख़राब है। और अभी जब से कोविड आया, आपको पता है आर्थिक स्थिति सबकी धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तो अगर समाज का स्कूल समाज के बच्चों को रियायत पे पढ़ाएगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो समाज का कॉलेज, समाज का स्कूल छूटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। जितने भू माफिया हैं, सोसाइटी से संबंधित लोग हैं, सबका वहाँ पे अड्डा बना हुआ है। तो खालसा जो नाम है उस पर बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। उस धब्बे को हटाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय कलेक्टर साहब सबसे निवेदन करा है कि इस पे रिसीवर बैठा के और समाज के अच्छे लोग आगे आएँ और कॉलेज की जिम्मेदारी संभालें। मैं मनजीत सिंह रिंकू भाटिया, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा इंदौर। शुरुआत की वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह से यहाँ पर लगाया जा रहा है, कब तक रहेगा और किस तरह से समाज जनों में जागरूकता है इसको लेकर? माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय सांसद जी का, मुख्यमंत्री जी का, सबका जो आह्वान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, इसको देखते हुए और जिस हिसाब से कोविड फैल रहा है उसको देखते हुए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को वैक्सीनेशन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसका इतना ज़्यादा आर्थिक बिल बन रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। तो वैक्सीनेशन ही एक आदमी का सहारा है कि वैक्सीनेशन करके ही इसी बीमारी से
निजात कराया जा सकता है। आज चोइथराम अस्पताल और सिख समाज ने मिलकर यहाँ कैंप लगाया है और आपके सामने शुरुआत हुई है। और हम लोगों ने आज सुबह से गाड़ी, एक बलेरो गाड़ी में माइक और लगा के एक आदमी को भेजा है। पूरे सिख बहुल क्षेत्र में वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई आप आके यहाँ पे इंजेक्शन लगवाएं कोविड का। अगर आप 250 रुपये जिसका शुल्क है, अगर 250 रुपये वो नहीं दे सकता गरीब आदमी, तो 250 रुपये उसका जो शुल्क है वो सिख समाज की संस्था श्री गुरु सिंह सभा वहन करेगी। ये जो है सिर्फ सिख समाज के लोगों के लिए कि अन्य समाज के लोग भी हैं? नहीं, कोई भी आएगा, हम उसके लिए बैठे हैं यहाँ पर। सिख समाज तो क्या, अब हम लोगों ने तो शासन के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर पहल करी है, और भी जो आएगा समाज का आदमी लगवा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो सबके लिए ओपन है ना जी। किस तरह का प्रतिसाद यहाँ पर इसको देखने को मिला? कलेक्टर साहब भी आए हैं, सांसद जी भी आए थे, क्या देखिए आपके सामने कलेक्टर साहब भी आए, माननीय सांसद जी भी आए, आपके सामने शुरुआत हुई और कम से कम अभी 15 लोग वेटिंग में हैं। अभी 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये वैक्सीनेशन आज पूरा दिन चलना है। वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे 30 मिनट उनको आराम करना है। उसके बाद हमने चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स की व्यवस्था करी है। अपना चाय कॉफ़ी पीजिए और जाइए। और अगर किसी को कुछ लगेगा तो हमने 2 गाड़ियाँ, ड्राइवर यहाँ इंतजाम कर रखा है, उनको उनके घर छुड़वा देंगे। आपका नाम और पद? मैं मंजीत सिंह रिंकू भाटिया, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा इंदौर। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।